बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ अपने अख्तिताम को पहुँच चुकी है और फ़खर जमान के जिनको इंजरी हुई है और इंजरी की वजह से वो अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में दस्तयाब नहीं होंगे और अब इत्तलात ये हैं कि बाबर आजम को जो है वो उनके कवर अप के तौर पे टीम में शामिल किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कौमी वनडे स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया है। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 ODI मैचेस की सीरीज 8 अगस्त को शुरू होगी। बाबर आजम की कौमी T20 स्क्वाड में वापसी मुतवक्के। फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल ने बाबर की एंट्री के इम्कानात बढ़ा दिए। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत फ़खर जमान की फिटनेस रिपोर्ट से मशरूत। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक पर PCB की मेहरबानियां। असद शफीक डायरेक्टर हनीफ मोहम्मद हॉकी परफॉर्मेंस सेंटर कराची तैनात। असद शफीक पाकिस्तान मेंस एंड विमेंस दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान विमेंस और आयरलैंड विमेंस के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा। टीम का मोराल बुलंद है। तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान फातिमा सना। अफगानिस्तान ने एशिया कप और सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एशिया कप और सह मुल्की सीरीज में टीम की क़यादत राशिद खान करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बाइस डायमंड लीग से बाहर हो गए। और कोयटा में बलोचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम शुहदाए बलोचिस्तान हॉकी लीग का इनकाद। टूर्नामेंट में सूबे भर से 6 टीमें मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगी। इफ्तिताही मैच में मुजाहिद क्लब की टीम ने मुखालिफ टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कोयटा में शुहदाए बलूचिस्तान हॉकी लीग का बड़ी कामयाबी के साथ इनेकाद हो रहा है। जी स्पोर्ट्स में न सिर्फ हम क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और यकीनन इस हवाले से रिपोर्ट भी आपको आगे चल के हमें अपने आज के इस एपिसोड में हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। बदकिस्मत रहे कि परफॉर्मेंस देने के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके और अगर मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तकरीबन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर ग्रेड 2 की बात करें तो मजमूई तौर पे 10,000 से ज़ायद रन स्कोर किए। एक ऐसे डिपार्टमेंट से वो पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे कि उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता था। गो के उनका डिपार्टमेंट शायद अगर हम देखें तो ट्रॉफ़ी के लिहाज से तो शायद इतनी कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सका, लेकिन जो फाउंडेशन ये फराम करते थे इनिंग का आगाज़ करते हुए अपनी टीम को, तो इनके होते हुए जो है वो इनकी टीम की जो कारकर्दगी थी वो बड़ी ज़बरदस्त रहती थी। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी आई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। अपने डिपार्टमेंट से इन्होंने पाकिस्तान को कई नायाब हीरे दिए, जिनमें सर फहरिस्त अगर मैं बात करूं तो यूनुस खान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं कि जिनको इन्होंने उस वक्त अपने डिपार्टमेंट से पिक किया जब यूनुस खान इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए थे। काफ़ी अर्से के बाद हमारे शो का हिस्सा बने, शो में खुश आमदेद कहते हैं और जो यकीनी तौर पर इनकी गुफ्तगू जो है वो आपको पसंद भी आएगी। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवार उल हक साहब मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। अनवर भाई, ये अभी इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ से करूँ, ये आपकी जो क्रिकेट अगर मैं एक तरफ भी रख देते हैं क्योंकि आप एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेले जो शायद पाकिस्तान के एरा का मुश्किल तरीन दौर था, बड़ा मुश्किल एक एरा था क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर सेट थे, पूरी पाकिस्तान की टीम सेट थी और आप जैसे कई प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं बन पाते थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्यों इतना डिक्लाइन आया है कि फर्स्ट क्लास कैप्स भी बांटी जा रही हैं, इंटरनेशनल कैप्स भी बांटी जा रही हैं, टेस्ट कैप्स भी बांटी जा रही हैं? ऐसा लगता है हमें प्लेयर मिल नहीं रहे और अब बहुत जल्दी जल्दी जो है हम जो है वो प्लेयर्स को जो अरीना में उतार रहे हैं। सलमान देखें, असल बात यह है कि पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे वक्त में जो होती थी, ज़ाहिर है आप भी खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, आपने ये क्रिकेट देखे और आपने खेली भी है और मुझे वो दिन भी याद है कि आपने MCB कोल्स के खिलाफ हैट्रिक भी की थी, वो मुझे याद है आज तक। मगर जो आप कहने का मकसद है और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, पहले क्रिकेट जो है ना बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ करती थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती थी, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे, तो पाकिस्तान के जो ना जितने भी जो टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होते थे, डिपार्टमेंट उनको हायर करता था, तो उनकी पीछे परफॉर्मेंस इतनी होती थी
कि उसकी वजह से वो पाकिस्तान की टीम में आते थे। अब जो है मैंने अंदाज़ा लगाया, अब जो क्रिकेट है T20 क्रिकेट को इतना ज़्यादा हाइप मिला हुआ है कि वो PSL के मैचों में किसी में 2 या 3 मैचों में रन कर देते हैं, क्योंकि PSL में रन करना बहुत आसान है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट होती है, इसमें आपने मार धाड़ का भरपूर मुजाहरा करना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इस PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर हम लड़के को पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपना ज़ाती तजर्बा या मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि ठीक है, उसने रन्स किए हैं, आप उसे करने दें। आप एक ही सीज़न में अगर एक लड़के ने 2-3 50 कर दिए हैं तो उसे आप पाकिस्तान टीम में एकदम इंडक्ट ना करें। आप पाकिस्तान की टीम पे मैं आता भी हूँ, क्योंकि अनवर भाई ने तफसील का रोशनी भी डाली है कि प्रॉब्लम क्या है कि PSL में कोई थोड़ा सा भी परफॉर्म करता है तो अब इसको फ़ौरन जो है वो पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट कर देते हैं। लेकिन एक नाम मेरे सामने मौजूद है कि जिनको हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा, जिनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो उनके डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त रही। कासिम उमर, अनवार उल हक साहब, बाबर बशारत साहब, एजाज फ़कीह साहब, ये वो ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट को जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सर्व भी किया और साथ साथ जो है अपनी टीम की परफॉर्मेंस में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जो आज अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बिला शक व शुबा पाकिस्तान के चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार किया जा सकता है। वेस्ट इंडीज़ के मुश्किल टूर पर जब पाकिस्तान इनिंग की इब्तिदा में जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त इन्होंने अपना जब वनडे डेब्यू किया तो 46 रन की इन्होंने इनिंग खेली और उसके बाद एशिया कप में पहली सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी और पाकिस्तान को यह एजाज़ दिलाने वाले खिलाड़ी कि जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अक्टूबर 1988 में सेंचुरी स्कोर की और इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी बदकिस्मती है कि इनकी जो इनकी जो तालीमी काबिलियत है, जो इनका एक्सपीरियंस है, उससे उस तरह से इस्तेफादा नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। मोइन लतीफ़ साहब बर्थडे बॉय ने आज हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, क्या हाल, खैरियत है? मैं ठीक हूँ सर, मेरा सलाम। मेरे साथ अनवार उल हक साहब भी मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक मोइन, आपको बहुत बहुत मुबारक, आज आपकी सालगिरह है। जो जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह। अच्छा मोइन भाई, अनवार भाई माशाल्लाह। मैंने अनवार भाई से भी यही सवाल किया, आज आपकी माशाल्लाह सालगिरह भी है और आप अपने हीरोज को भूलते नहीं हैं और आप जिसने भी पाकिस्तान को चाहे फर्स्ट क्लास में चाहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे सर्व किया है, वो सब हमारे सर का ताज है, वो सब हमारे हीरोज हैं और हम चाहते हैं कि उनकी जो उस हवाले से हैपनिंग है उनको अपने शो में जो है वो शामिल करें ताकि आज की नस्ल को पता चले कि क्या क्या हीरे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में पैदा हुए हैं। मोइन भाई, मैं अनवार भाई से भी मैंने यही सवाल किया कि कंसिस्टेंसी का पाकिस्तान में एक बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से वाबस्ता हैं, आपने जो बहुत ही आला दर्जे की क्रिकेट खेली है, वेस्ट इंडीज के उस मुश्किल टूर पे आपने रन किए, फिर एशिया कप के पहले सेंचुरी ने आपने वो सारे फ्लेवर चखे हुए हैं जो क्रिकेट में कोई भी जो है वो प्लेयर चख सकता है। क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्या है? कोई हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है या कुछ और इसके पीछे अवामिल जो है कार फरमाएं? नहीं जी, कंसिस्टेंसी का तो मसला ऐसा है कि जो पैशन था ना, पैशन, अब हमारा जो पैशन जो है वो क्रिकेट खेलने का खत्म हो गया है और सारा जो फाइनेंशियल ओरिएंटेड लोग आ गए हैं, मतलब जो प्लेयर हैं वो फाइनेंस की तरफ ज्यादा हैं और क्रिकेट की तरफ कम है। और जितने भी बड़े फेमस प्लेयर बने ना, तो वो खेल पे कंसंट्रेट करते थे, पैसे पे कंसंट्रेशन नहीं करते थे। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ मैनेजमेंट है सारा। मैं ये कहूँगा जो हमारी मैनेजमेंट है ना, इनको डेवलप करना नहीं आता। वर्किंग कहीं और करनी है, करते कहीं और हैं। वर्किंग एटीट्यूड पे करनी है, करते हैं जो है टेक्निकल स्किल्स पे हैं। तो जो टेस्ट प्लेयर है ना, टेस्ट प्लेयर, मैंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया में खेली है, तो उनको जो टेक्निकल स्किल्स की इम्प्रूवमेंट की उस स्टेज पे इतनी जरूरत नहीं होती जितनी की एटीट्यूड की जरूरत होती है, स्टिग्मा फियर को निकालना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेम्बर कि एक मैच था क्वींसलैंड में, मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है? जी 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 हैं? जी जी, तो उसमें जो है मैं फ्रंट फुट खेल रहा था क्वींसलैंड के खिलाफ, कार्ल रैकमैन बॉलर था, ठीक है। तो मुझे ग्लव्स आए मेरे पास, लेके आया कि कह रहे ये आप बैक फुट पे खेलो, ये यहाँ पे निपी होती है, बॉल निपी हो निप ज्यादा होता है तो इसलिए बैक फुट खेलो। तो मैंने उसको ये बोला कि मैं इस वक्त टेक्निक चेंज नहीं कर सकता और मैं वैसे ही खेलूंगा। मैंने उसको ये मैसेज दिया, वो चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 70 रन, हाईएस्ट था मेरा, और सेकंड हाईएस्ट जावेद भाई का था 62 रन।
अच्छा अच्छा मोइन भाई, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ये बताएगा कि बाबर आजम का आपको क्या इशू नजर आ रहा है कि क्योंकि आपसे बेहतर इसलिए कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के भी प्लेयर हैं। अनवर भाई से भी मैं उनकी क्रिकेटिंग उससे एबिलिटीज के हवाले से पूछूंगा, लेकिन जो आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसको जरा जहन में रखते हुए बताइएगा कि बाबर आजम का इशू है क्या, कि जिस तरह वो पुराने बाबर आजम नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम एक तो देखिए जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्किंग जैसे करनी कहीं और है और टायर अगला पंक्चर है, सारी मेहनत जो है स्टेपनी पे हुई चले जा रही है, राइट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्लेयर बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता था, लेकिन इसको खराब करने में हमारे, देखिए ना, क्वाइट रेगुलरली आपके जब कोचिंग स्टाफ चेंज होगा तो हर आदमी जो है वो अपनी अपनी जो है सलाहियतें दिखाने के लिए प्लेयर्स पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेगा, वो विच इज रॉन्ग अप्रोच, राइट। आप कंटिन्यूस जो है एक किसी को कोचिंग दे दें, कोचिंग स्टाफ दे दें और उसको टाइम दें। एक तो ये एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि स्टिग्मा फेयर जो है ना, ये हर इंसान के अंदर होता है, इसको निकालना होता है। तीसरी बात ये है कि जो पैशन है खेलने का वो खत्म हो गया। मोटिवेशन इनकी गलत है कि फाइनेंशियल जो है इनको मोटिवेट किया जाए, इनको पैसा दिया जाए, तो वो सारा कंसंट्रेशन उधर आ गया। इसकी वजह से ड्रॉबैक है। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है। जैसे पहले अनवर भाई बता रहे थे कि पहले जो कंपटीशन था ना बहुत टफ था। टफ इसलिए था कि शौक था खेलने का, मतलब इतना शौक था खेलने का कि पैसे की फिक्र नहीं करते थे। अब पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, अब जाहिर है कैसे तो उनका बहुत ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो गई। मोइन भाई, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि सलमान आगा को कैप्टन बनाया गया, क्या आप समझते हैं कि वो प्रॉपर तौर पे तैयार थे कैप्टनसी के लिए, क्योंकि उन पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनको जो है वो जो इत्तलात आती हैं वो ये है कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनाने का सोच रहा है। अब जाहिर है बोर्ड से ज्यादा किसको समझ है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो बेस्ट अवेलेबल है, मुझे इतना सलमान आगा जो है वो जाहिर है वो क्लियर है, अब उसको प्लेयर बनाने में, ग्रूम करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब कैप्टन तो ऑल ऑफ अ सडन आते ही अच्छा कैप्टन तो नहीं बन सकता। अब बात प्लेयर होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं, लेकिन ये कि डेवलप भी किया जाता है। पोटेंशियल नजर आ रहा है मैं उनको, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही है जो एज ए लीडर होनी चाहिए किसी भी कैप्टन में। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, लीडरशिप तो बिल्कुल है, इसमें थोड़ी बहुत तो है, लेकिन इसको बकायदा ग्रूम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है और इसको बनाया जा सकता है। और फिर खेलते खेलते एक होता है लर्निंग वाइल डूइंग और लर्निंग बिफोर डूइंग, राइट। तो मेरा कहने का मास्टर है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उससे प्लेयर भी बनता है, उससे लीडरशिप भी बनता है। वो आपका जो लॉन्ग वर्जन गेम है ना वो कम हो गए। ठीक है, लॉन्ग वर्जन गेम कम हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच मोइन भाई। मुझे जैसे ब्रेक पे जाना है मोइन भाई, इंशाल्लाह ब्रेक पे आना है, आपके साथ नशिस्त यहाँ पे स्टूडियो में जमाएंगे जब बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुझे लतीफ़ साहब से हम बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से कि जिनको अब जो है वो T20 स्क्वाड में शामिल करने की बात की जा रही है और एशिया कप के लिए उनको शामिल किया जा सकता है। बाबर आजम की एशिया कप में परफॉर्मेंस क्या रही है, ज़रा पहले उस पर एक निगाह डालते हैं कि बाबर आजम का अब तक एशिया कप में ट्रैक रिकॉर्ड है क्या रहा, कि उन्होंने अब तक एक एशिया कप खेला, सन 2022 में ये इवेंट खेला गया और 6 मैचेस में उन्होंने 68 रन स्कोर किए, 30 उनका हाईएस्ट रहा, 11.33 का उनका एवरेज रहा, 63 गेंदों का सामना करते हुए इस 107.93 के स्ट्राइक रेट के साथ ये एशिया कप में बाबर आजम ने बैटिंग की है। अनवर भाई, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जब मोइन लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे कि बाबर आजम का मसला क्या है, और मोइन भाई ने ये कहा कि उनकी क्रिकेट की भूख खत्म हो गई है। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि प्रोफेशनल प्लेयर की भूख खत्म हो सकती है, खुसूसन उस सूरत में कि जब इनको पाकिस्तान का बेस्ट एवर बैट्समैन भी कुछ लोग करार दे रहे हो? देखें, बात असल में ये हो गई, मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा हिट वो इस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियर बैट्समैन है, वो उसमें क्वालिटी है, नो डाउट, इससे कुछ शक नहीं है। उसकी क्रेडेंशियल पे मैं बात नहीं करूँगा,
मगर जो असल काम था वो T20 जो क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है ना, वो एक ऐसा फॉर्मेट है कि आपको वहाँ पे एक्सेलरेट करना पड़ता है। मगर वो इस क्रिकेट के अंदर T20 में वो इसलिए ओपन बैटिंग करने आते थे। और रिजवान वो एक बाकायदा इंजीनियर्ड प्लानिंग के तहत उन्होंने ये सब एक स्टेज सजाया। क्योंकि देखिए, माजरत के साथ हो सकता है मैं किसी का मैं फेवर कर रहा हूँ, इन्होंने बाकायदा रिजवान को ओपन कराई, सर्किल का एडवांटेज लिया गया। सर्किल का आपको पता है एडवांटेज जब लिया जाता है तो आपने 20 ओवर खेलने होते हैं। आप लोग कहते हैं बाबर ने 3,000 रन किए, 4,000, तो सातवां लड़का आन के थोड़ी 3,000 रन कर सकता है। आपने पूरी बॉलिंग खेलनी है ना। पहले ओवर से आप बैटिंग करते हैं, 20 ओवर तक जाते हैं, तो जब जाके आप रन करेंगे ना तो आपके 3,000-3,500 रन, 4,000 रन जो हैं तो वो इसलिए हैं कि ओपन बैटिंग करने आते हैं। रिजवान को ओपन बैटिंग कराइए, माजरत के साथ लोगों को बुरा लगेगा, सिर्फ सरफराज को बाहर करने के लिए उसको आपने सर्किल के अंदर एडवांटेज दिया। और सर्किल के अंदर आप उनकी बैटिंग देखें, मैं मानता हूँ स्टैट्स अगर निकाल के देखें, उन्होंने रन्स किए, मगर उनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये दिया गया कि वो सर्किल में आए। T20 अगर आप उनको अभी चौथे नंबर, आप समझते हैं कि अगर रिजवान सर्कल में बैटिंग करते इतने इफेक्टिव नहीं होते? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आप उनको 4 नंबर जब इस पर आता हूं, क्योंकि अभी बाबर का मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, जिनके क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है और गाय बगाए आप उनको हमारे शोज में देखते भी रहते हैं। शाहनवाज राना साहब को हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब भी मौजूद हैं। सर हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरा वालेकुम अस्सलाम। सर हम डिस्कस कर रहे हैं बाबर आजम के हवाले से कि जिनको एशिया कप के लिए अब बड़ा मजबूत कंटेंडर करार दिया जा रहा है फखर जमान के बाहर होने की सूरत में। अभी हमने उनके स्टैट्स भी दिखा है। मेरे साथ आज बर्थडे बॉय मोइनुल अतीक भी मौजूद थे, अनवार भाई का भी ये कहना था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि बाबर आजम का इशू क्या है कि जिसकी वजह से बाबर आजम अब वो बाबर आजम नजर नहीं आ रहे कि जो पाकिस्तान के लिए बड़ा उनका नाम एक था और बड़ा कहा जा रहा था कि बेस्ट एवर प्रोड्यूस बैट्समैन है बाबर आजम? बात ये कि होता पता है क्या भाई, खेल की ना एक उम्र होती है और ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये बज़ाहिर तो जवानी होते हैं, लेकिन इनकी खेल की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी होती है। दूसरी बात ये है कि अब अल्लाह का करम इतना फजल हो चुका है उनके ऊपर कि अब उन्हें किसी तरह का कोई उनके ऊपर प्रेशर है नहीं, ठीक है ना। वो जैसे जिंदगी चाहेंगे अब गुजारेंगे। अल्लाह ने उनके ऊपर बड़ी कुछ रहमत कर रखी है और बहुत पैसा क्रिकेट ने उन्हें दिया है। लिहाजा जब आपकी ये सारी नीड्स जो हैं ये पूरी हो जाती हैं, आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है, तो फिर होता यही है जो हो रहा है बाबर आजम के साथ। जब तक उन्होंने कोशिश की और ये कोशिश की कि वो लेकिन शाहनवाज भाई एक सवाल है ना, आपको कितना अर्सा हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की सयाही में, इस दश्त की सयाही में? जी मैं क्या बताऊं, 25-30 साल तो हो गए। 30 साल आपको हो गए, 26-27 साल मुझे स्पोर्ट्स एंकरिंग के अंदर हो गए, क्रिकेट कमेंट्री में हो गए। अनवार भाई तकरीबन कोई 15-20 साल तो सर आप खेले होंगे। 20 साल अनवार भाई खेले। लेकिन सर जब भी आप कलम उठाते होंगे तो आप शाहनवाज राना के लिए काम करते होंगे, अपने नाम के लिए काम करते होंगे। मैं रोजाना यहाँ पे हफ्ते में पीर से लेकर जुमेरात तक शो करता हूँ। मेरे लिए हर दिन हर शो मेरे लिए पहला शो होता है। तो सर फिर ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ चला गया कि जिसकी हम और आप सब बात कर रहे हैं कि इनकी भूख खत्म हो गई है? देखिए, बात यह है कि आप जो पूरी मेहनत काम करते हैं ना, वो मेरा ख्याल है 1,00,000-1,50,000 रुपए माहाना के लिए करते होंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं 60-70 हजार रुपए के लिए कर रहा होता हूँ, 2 लाख के लिए कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। जहां पर के आपको सिर्फ एक ही सीरीज के अंदर जो है वो दुनिया के अमीर आदमियों में आपका शुमार होने लग जाए, वहां पर आकर जो है वो कोशिशें और जो स्ट्रगल है ना वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको तो मतलब ये कि वो सारी चीजें जिनके लिए आपने लड़ना है, जिनके लिए आपने कोशिश करनी है, जिनके लिए आपने भागना है, वो सब कुछ आप जब अचीव कर लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ इसी तरह होता है जैसे हो रहा है। और दूसरी बात पता है क्या है, मैं आपको एक और बात बता दूं। असल में चीज ये है कि जैसे पाकिस्तान में शुगर माफिया है ना, इसी तरह से पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर ना क्रिकेट माफिया मौजूद है और ये सारे क्रिकेट माफिया का जो है ना वो हिस्सा है। ये अच्छा करें या बुरा करें, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये टीम का भी हिस्सा रहेंगे, खेलेंगे भी, सब कुछ रहेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि उनका क्या कसूर है उन बच्चों का
कि जो परफॉर्मेंस देते हैं और उस देने के बाद भी बेचारे सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि रिजवान देखिए शाहनवाज भाई, आपसे तो नहीं है ना, ये बाबर एक विक्टिम तो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े इन्होंने रन्स किया। आपने भी यकीनी तौर पे इनकी परफॉर्मेंस को जरूर आपने भी मॉनिटर किया होगा। अनवर भाई, ये जो बात कर रहे हैं ये कोई आज से तो नहीं है ना कि क्रिकेट में एक माफिया है कि जो मखसूस प्लेयर हैं उनको पूरा प्रॉपर एक सिचुएशन जो है वो आइडियल सिचुएशन फ्राहम की जाती है, उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया जाता है। अभी ना इसमें थोड़ा सा जो फर्क है वो फर्क ये है कि जब हमारे भाई ने खेली ना क्रिकेट, इनके मुकाबले के अंदर ना बहुत बड़े बड़े नाम जो थे ना वो मौजूद थे और वो सब के सब जो थे वो परफॉर्मर थे। इनकी बदकिस्मती ये है कि ये जावेद मियांदाद के दौर के अंदर आए, ये जहीर अब्बास के दौर के अंदर आए, ये मोहसिन हसन खान के दौर में आए। इनका प्रॉब्लम जो है ना वो ये रहा। इनका प्रॉब्लम ये नहीं रहा कि इनके मुकाबले के अंदर, अगर मुकाबला ही इनका होता तो आज फिर कुछ और सूरत हाल होती, ये सूरत हाल नहीं होती कि जो है। ठीक है ना, मैं जरा इनसे ले लूं, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं। आप भी अपना प्रॉब्लम बता दें क्या था। असल में बात यह है कि देखें, वो जो बात उन्होंने कही है कि उस ज़माने के जो प्लेयर थे वो टॉप क्लास प्लेयर थे, जगह नहीं बन पाती थी। मैं भी टेस्ट हुआ, बस अनफॉर्चुनेटली मैं उस एक मैच में रन आउट हो गया, एक मैच में फेल हो गया। उसकी भी एक वजूहत थी, वो मैं ज़ाहिर है ऑन एयर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो हमने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो मेहनत की है ना, और जो आप चले पीछे ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, जितने भी पाकिस्तान के जो लेजेंड प्लेयर थे, लेजेंड प्लेयर उनको मैं कहता हूँ। उस ज़माने में प्रोफेशनल फ़ीस क्या होती थी? कुछ भी नहीं होती थी, मगर वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे और आज तक उनका ज़िंदगी में दुनिया क्रिकेट में नाम है। अब आप ये देखिए, एक लड़के को आपने कप्तान बनाया, जो सबसे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लंडर था, वो रमीज़ राजा ने, और बस तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है ना वो बाबर आजम को बना दिया। तो जब आपने एक तीनों फॉर्मेट का उसको कप्तान बना दिया तो जाहिर सी बात है इंसान राजा इंदर हो जाता है ना, तो फिर उसकी वाह वाह हो जाती है। रमीज राजा इंदर थे, ये राजा इंदर बना दिया ना इसको, बाबर आजम को, कि उन्होंने सारी अथॉरिटी जो है ना वो बाबर आजम को दे दी। तो लिहाजा उनका एक अपना ग्रुप था, जिसको मैंने आपके पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था, एक माफिया है। ये 4-5 लोग हैं जो ये टीम का एक हिस्सा होते हैं, वो अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, वो टीम में हमेशा 16 के स्क्वाड में या 20 के स्क्वाड में हमेशा रहते हैं। तो लिहाजा ये सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए बेस्ट परफॉर्मर को, और आपको ये देखना चाहिए कि इसके लड़के की यूटिलिटी है क्या। ठीक है। अच्छा, हमारे दोनों जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, शाहनवाज राना साहब, अनवर उल हक साहब, दोनों का ये कहना है कि इस वक्त जिस तरह साहब ने कहा कि शुगर माफिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक माफिया है, और अनवर भाई ने कहा कि रमीज़ राजा ने बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का राजा बना दिया, इसके बड़े नुकसानात हुए हैं। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान सलमान आगा के हवाले से कि उनकी कप्तानी का क्या पोटेंशियल हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट देख रहे हैं, और फिर एशिया कप को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सलमान आगा बतौर कप्तान जो है वो उनको किस तरह से रेट किया जा सकता है और उनमें कितना कैप्टनसी का पोटेंशियल है। सलमान आगा का अगर कैरियर प्रोफाइल देखते हैं एज ए कैप्टन, तो अब तक उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है बतौर कप्तान, पाकिस्तान को सर्व किया। 18 मैचेस में 9 में कामयाबी मिली, 9 में शिकस्त हुई। तो ये उनका जो है वो 50-50 जो है वो कैप्टनसी का जो है वो रेशो नज़र आ रहा है। अनवर भाई, सलमान आगा को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाने की बात भी की जाती है, कुछ उनकी कप्तानी पर तनकीद भी की जाती है। आपको एज ए कैप्टन किस तरह उनमें पोटेंशियल नजर आता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मेरी अपनी गट्स फीलिंग है, वो मतलब एज ए कप्तान उनमें कोई ऐसा स्पार्क मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेयर, इज़ ए वेरी वेरी गुड प्लेयर, उनमें बड़ा पोटेंशियल है। और मैं एक बात ये ज़रूर कहता चलूँ कि वो T20 क्रिकेट के लिए वो आइडियल क्रिकेटर नहीं है, वो लंबी रेस के घोड़े हैं। वो टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं, और जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है वो 300 लीगर डिलीवरीज की क्रिकेट होती है, वो उनको सूट करती है, क्योंकि वो इतना इनकी तबीयत में एग्रेशन नहीं है। नो डाउट इन्होंने रन ज़रूर किए, मगर मेरी अपनी फीलिंग्स, गट फीलिंग्स हैं कि उनको T20 के क्रिकेट से दूर रखा जाए, उनको टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर बनाया जाए। जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है, देखें पीछे से वो कप्तान नहीं थे कभी भी, ना उन्होंने कभी अपने रीजन को, ना कभी डिपार्टमेंट को, ना उसे पीछे उन्होंने कप्तानी नहीं की, मगर वो बहुत परफॉर्मर है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर।
T20 में वो रन्स करते हैं, चिप इन करते हैं। राणा साहब, आप मुत्तफिक हैं इस चीज से? और दूसरी चीज ये बताइएगा कि कल भी मैंने शो में क्वेश्चन किया था आसिफ मुश्तबा साहब से कि क्या ये सरफराज वाली गलती कर रहे हैं कि अपने आप को पीछे रख रहे हैं, टीम के जो दीगर प्लेयर हैं उनको आगे भेज रहे हैं, इसका खमियाजा सरफराज ने भी भुगता, कहीं अल्टीमेटली कि इसका खमियाजा जो है वो सलमान आगा को ना भुगतना पड़े? लेकिन बात पता है क्या है, सलमान आगा अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको फिर अपने आप पर एतमाद नहीं है, ठीक है ना, उनमें एतमाद का फुकदान है कि वो अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं और वो नीचे आने, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने हमारे अंदर ना पाकिस्तानियत नहीं है कि हम अपना नंबर छोड़कर तो दूसरों को अपनी जगह के ऊपर जो है वो लाकर बिठा दें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो जिस जगह पर काबिज हो जाता है वो काबिज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने जो बात की वो उसके लिए उसका मेरा तो जवाब यही है कि उन्हें अपने आप पर शायद एतमाद नहीं है और उनको एतमाद का फुकदान है कि वो खुद जो है वो कोशिश करते हैं कि वो नीचे से नीचे आकर खेलें। और अब भी देख लीजिए कि जो तीसरा T20 मैच हुआ है ना, उसमें उन्होंने बॉलिंग की ना, उसने इसके अंदर बैटिंग जो थी उनकी हो सकी। लिहाजा ये है कि असल चीज ये है कि एक बंदा 2024 के अंदर जो है वो डेब्यू करता है T20 का और 2025 के शुरू में ही वो कप्तान पाकिस्तान टीम का बना दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसे कौन से सुर्खात के पर लगे हुए थे उनमें कि जिनको इतनी जल्दी जो है वो कप्तान बना दिया गया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है वो कप्तान के लिए बहुत सारे जो है ना खला हैं वो और मौजूद हैं और उनमें बड़े बड़े गैप्स हैं, क्योंकि कप्तानी का जो है ना एक अलग ही माइंड सेट होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा कप्तान हो, लेकिन हमने अब तक जितने भी कप्तान बनाए वो सबके सब नजरिया जरूरत के तहत बनाए या धौंस और डपट के तहत जो है वो बनाए। लिहाजा ये है कि वो भी कप्तान बन गए। हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अनवर भाई के उनकी तो जगह ही T20 के अंदर नहीं बन रही है। ये बात अनवर भाई भी कह रहे हैं कि वो जो है लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं उनको आप टेस्ट खिलाएं या इधर आप उनको फिर जो है वो वनडे क्रिकेट खिलाएं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो कि जब उनकी T20 का उनका मिजाज ही नहीं है तो फिर ये टेस्ट और वनडे है कि जिनके ऊपर वो तो फिर अच्छा फिर राणा भाई फिर यही सवाल मैं जरा अनवर भाई से और आपसे दोनों से करता हूं कि जब सलमान आगा के लिए हम ये बात कर रहे हैं तो फिर बाबर आजम को दोबारा से T20 में इंटर्ट कर रहे हैं, किस परफॉर्मेंस पे वो गए सबको पता है और किस परफॉर्मेंस में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो जलमी के लिए भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो PSL में कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं रही अनवर भाई? देखिए बात यह है कि जहाँ तक बाबर आजम की क्रिकेट की एबिलिटीज़ की बात है, इज़ ए वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, बट ये T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे आपको अपने लिए नहीं खेलना पड़ता, आपने अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज ए प्रोफेशनल ये खेलना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट टीम की क्या है, हमें क्या खेलना है। चूँकि ये सर्किल में खेलने के आदी हैं रिजवान और ये दोनों, ये एक इन्होंने पड़ा अपना एक सेटिंग करने के बाद ये इन्होंने इस तरह किया क्योंकि इसमें आपको खुला चांस मिलता है बैट्समैन को रन्स करने का। तो इन्होंने जो 3000 रन किए हैं या जो भी रन्स किए हैं वो इस सर्किल के अंदर रहते हुए मैं राणा भाई से भी लेता हूं। सर आप एग्री करते हैं कि बाबर आजम को T20 में दोबारा इंटर्ट करने की बातें हो रही हैं? नहीं, ये तो खैर एक मैं समझता हूँ कि एक ना सिर्फ वो बाबर आजम के साथ ज्यादती होगी, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी और उन लड़कों के साथ ज्यादती होगी कि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लिहाजा ये है कि अगर उनको फिर दोबारा T20 के अंदर लाने की कोशिश होगी तो ये तो फिर हो रही है। और आप देख रहे हैं, मैं फेसबुक के ऊपर देखता हूँ बाबर आजम के लिए कि उनके कितने सारे मैनेजर्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंसेस को लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं बाबर आजम यूं, बाबर आजम यूं, बाबर आजम यूं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि वो फिर एक खिलाड़ी की जगह जो है वो ले लेंगे। दूसरी बात यह कि बाबर आजम जो है ना उन खिलाड़ियों में शामिल है जो थोड़ा टाइम लेकर जो है खेलते हैं। और T20 जो है ये तो एक मतलब ऐसे ड्राइवर की सीट होती है जिसको एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के 100वें लम्हे के अंदर जाकर फैसला करना होता है कि ब्रेक मारनी है, यहाँ से निकल जाना है आगे, ठीक है ना। ये क्रिकेट वो क्रिकेट है, ये क्रिकेट सोचने और समझने की नहीं है कि जिसमें आप रुकें, खड़े हों, देखें, बालें, फिर खेलें। जब तक आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं 20 ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाबर आजम की तो जगह जो है वो मेरा जाते ख्याल है और बाबर आजम को खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना उन्होंने ओपनिंग की, जब ओपनिंग में फेल हुए तो वो नीचे आना शुरू हो गए, नंबर 3 के ऊपर आना शुरू हो गए, वन डाउन आना शुरू हो गए। जब वो वन डाउन पर आ रहे हैं तो फिर वन डाउन पर आने के बाद वो एक बंदे की एक जगह जो है वो मार रहे हैं, ठीक है ये नहीं, और एक ऐसे खिलाड़ी की जगह को वो रोक रहे हैं कि जिसने परफॉर्मेंस दी होती है और जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है वो उनसे ज्यादा कहीं बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है। लिहाजा ये है कि ये तो एक बड़ी ज्यादती होगी कि अगर फिर ये सोचा जाए, हाँ ठीक है वनडे के अंदर वो अगर दो टीम में आ रहे हैं तो वनडे के अंदर तो ये एक वो दी जा रही है, तो मतलब
ये कहा जा रहा है कि जी कोई नीचे से ऐसा प्लेयर हो जो थोड़ा सा रुक कर खेले, जो जरा टाइम ले, जो आप भी मुत्तफिक हैं टेस्ट और वनडे में बाबर आजम की जगह बनती है, T20 में जगह नहीं बनती, इस तरह अनवर भाई भी बात कर रहे हैं जी? आप भी समझते हैं कि मतलब जो अनवर भाई बात करेंगे टेस्ट और वनडे में बाबर आजम, सलमान आगा जैसे प्लेयर की जगह बनती है, वनडे में नहीं बनती जगह? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत तो नहीं कह रहे कि उनका मिजाज जो है, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो तो है वनडे का और टेस्ट मैच का, वो T20 का नहीं है। लिहाजा अगर वो, और दूसरी बात पता है क्या, एक और बात असल में ये है कि आप डोमेस्टिक तो खेलें, उसमें तो परफॉर्मेंस दें, डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्मेंस दें। शाहनवाज राणा साहब का मौक़िफ़ आ गया। सर जाते थे अनवर भाई क्विकली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला वनडे, क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको? देखें, बात ये कि देखें उस वेस्ट इंडीज़ की टीम को जो है ना वो अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैच जो है 50-50 मैच है। 50-50। आप उसमें ये किसी को एज नहीं दे सकते कि पाकिस्तान की टीम बेहतर है, उनकी टीम है। वो उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो मतलब कि 10-15 ओवर में भी 50 रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनवर उल हक साहब, थैंक यू सो मच शाहनवाज राणा साहब और मोइनुल लतीफ़ साहब के जिन्होंने आज के शो को रौनक बख्शी। लेकिन इस तरह अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने कहा कि हम अपने शो में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। बलूचिस्तान में शौदाए बलूचिस्तान हॉकी टूर्नामेंट बड़ी कामयाबी के साथ खेला जा रहा है। इससे पहले वहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट भी कामयाबी के साथ जो इख्तिताम पजीर हुआ। तो बलूचिस्तान इस वक्त स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का हब बना हुआ है। शौदाए बलूचिस्तान हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। क्वेटा बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर इत्माम शौदाए बलूचिस्तान हॉकी लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच शहीद मुजाहिद क्लब और शहीद मीर अली कुर्द क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें शहीद मुजाहिद क्लब की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मुखालिफ टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद तसलसल से होना चाहिए ताकि नौजवान मंशियात और दीगर माशियाती बुराइयों से दूर रहें। फील्ड हॉकी एक गेम है, इससे प्लेयर भी बनते हैं, बलूचिस्तान से प्लेयर भी जाते हैं, पाकिस्तान के बनते हैं, और ये नशे से और तरह की गंदगी से दूर रह के ग्राउंड हम आ सकते हैं। हमारा शौक़ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल और आगे जो लीग्स आ रहे हैं टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल वो खेलने इंशाल्लाह हमें खेला है और बलूचिस्तान इंशाल्लाह हमें बहुत सपोर्ट करे। इस बार ये टूर्नामेंट हुआ है, हम बहुत खुश हैं इस टूर्नामेंट वजह से कि काफ़ी अर्से से कोई टूर्नामेंट नहीं था। जो छोटे जो जूनियर प्लेयर इनको बहुत अच्छा मौका मिलता है सीनियर्स के साथ खेलने का और उनको अपने आप को दिखाने का, अपना लोहा मनवाने का। इस तरह के टूर्नामेंट का इनकाद मेरे ख्याल से हर 2-3 माह बाद हर सूरत में होना चाहिए। मुंतज़मीन के मुताबिक शौदाए बलूचिस्तान हॉकी लीग के इनेकाद का मकसद सूबे में हॉकी के खेल को फरोग देना है। इस टाइम जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं इसमें 6 टीमें हैं, जिसमें 4 टीमें यहाँ की हैं जिसमें शहीदों के नाम दिए हुए हैं, और 2 टीमें हमारी जो हैं वो हज़ारा कम्युनिटी से हैं, उनको भी हमने बुलाया है। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान की हॉकी को दोबारा उस लेवल पे लेके आएँ जहाँ से हमने छोड़ा था, हमारी कोशिश है। शौदाए बलूचिस्तान हॉकी लीग में सूबे भर से 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का फाइनल मैच 13 अगस्त को खेला जाएगा। कैमरामैन जाज अहमद के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, कोयटा। जी व्यूअर्स, आपने मुदस्सिर महमूद की रिपोर्ट देखी शौदाए बलूचिस्तान हॉकी लीग के हवाले से, जिसमें सूबे भर से 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और उम्मीद है इससे हॉकी की सतह में पाकिस्तान में एक अच्छा टैलेंट है दस्तयाब होगा। आज के शो के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।